आइए शुरू करते हैं आज की ये खास चर्चा। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के एक बहुत ही गहरे और पावरफुल विषय कर्म योग को डिकोड करने जा रहे हैं। ये कोई आम दार्शनिक या किताबी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत तार्किक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अक्सर यही माना जाता है ना कि जीवन का अल्टीमेट गोल बस खुश रहना है, लेकिन ये मूल ग्रंथ इस आम धारणा को पूरी तरह पलट देता है। इसके अनुसार हमारा वास्तविक लक्ष्य सुख नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करना है। सुख तो बस रास्ते का एक अस्थायी पड़ाव मात्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, कर्म का वास्तविक अर्थ। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कर्म शब्द संस्कृत के कृ से आता है, जिसका सीधा सा मतलब है करना। अक्सर लोग कर्म को किसी रहस्यमयी कॉस्मिक डेस्टिनी या पिछले जन्मों के श्राप से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ इसे बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। हम जो कुछ भी करते हैं बस वही कर्म है, बस काम करना। अगर हम इस मूल ग्रंथ के पन्नों पर नजर डालें तो ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारी हर एक छोटी बड़ी हरकत, यहाँ तक कि हमारा सांस लेना, बातचीत करना या चलना फिरना, सब कुछ कर्म है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना प्रभाव छोड़े गुजर जाए। हर एक एक्शन का हमारे ऊपर लगातार कोई ना कोई असर हो ही रहा है। और यहीं पर दृष्टिकोण पूरी तरह से बदलता है। देखिए, सांसारिक सुख तो टेम्पररी है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि बस सुख ही सब कुछ है, वे एक तरह के भ्रम में जी रहे हैं। इसके विपरीत ज्ञान हमेशा के लिए रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ सुख ही नहीं बल्कि दुख भी बहुत कुछ सिखाता है। बल्कि कई बार दुख और संघर्ष ने महान लोगों को वो गहरी बातें सिखाई हैं जो शायद सुख और दौलत कभी नहीं सिखा सके। अब आते हैं दूसरे भाग पर, चरित्र का निर्माण। मनुष्य का व्यवहार कैसे बनता है? ये कोई अचानक होने वाला जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। जब भी कोई विचार या काम जन्म लेता है तो वो हमारे मन पर एक बहुत ही सूक्ष्म छाप छोड़ जाता है। फिर समय के साथ दिन प्रतिदिन ये छोटी छोटी छापें इकट्ठी होती रहती हैं, और इन सबका जो फाइनल कलेक्टिव रिजल्ट होता है उसी को हम चरित्र या कैरेक्टर कहते हैं। मतलब हमारा कैरेक्टर कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चुनी हुई अनगिनत छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है। जब हम समंदर किनारे होते हैं तो लहरों का एक बहुत बड़ा शोर सुनाई देता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो विशाल गर्जना लाखों करोड़ों छोटी छोटी लहरों के मिलने से ही तो बनती है? बिल्कुल इसी तरह किसी इंसान की असली महानता उसके किसी एक बड़े ऐतिहासिक काम से नहीं आंकी जा सकती। सच तो ये है कि जब कोई नहीं देख रहा होता, तब किए गए वो छोटे छोटे और आम काम, असल महानता वही छिपी होती है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, आंतरिक ज्ञान की खोज। न्यूटन और सेब की गिरने वाली कहानी तो हम सब ने सुनी है, पर इस ग्रंथ में एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने आता है। इसके अनुसार सेब ने न्यूटन को ग्रेविटी का नियम नहीं सिखाया, सेब ने तो बस एक ट्रिगर का काम किया था। वो सारा का सारा ज्ञान पहले से ही न्यूटन के दिमाग के अंदर मौजूद था। ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वह सब इंसान के भीतर ही है। अगर इसे साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो हम जो कुछ भी सीखते हैं वो असल में अपने ही अंदर छुपे हुए ज्ञान को बाहर निकालना या खोजना होता है। हमारा दिमाग एक तरह से अनंत ज्ञान की एक गुप्त लाइब्रेरी है। बाहरी दुनिया तो बस एक उत्प्रेरक या बहाना है जो हमें खुद को जानने और उस छुपे हुए खजाने को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे भाग पर, निस्वार्थ भाव की शक्ति। आमतौर पर देखा जाए तो इंसान बिना किसी मतलब के कोई काम करता ही नहीं है। हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जैसे नाम कमाना, पैसा इकट्ठा करना, पावर पाना या फिर मरने के बाद स्वर्ग की चाहत। कुछ तो बस इसलिए काम करते हैं कि इतिहास में उनका नाम पीछे रह जाए। इस टेक्स्ट में एक बड़ी मजेदार बात भी कही गई है कि कैसे कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक भव्य मकबरा बनवाने में निकाल देते हैं ताकि मरने के बाद उन्हें बड़ी शान से दफनाया जा सके। ये सब क्या है? ये सब स्वार्थ और लालसा ही तो है। और यहीं पर ताकत को लेकर हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। हमें लगता है कि अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाना या तुरंत रिएक्ट कर देना ताकत है, लेकिन जरा सोचिए, 4 घोड़ों की गाड़ी को ढलान पर ऐसे ही खुला दौड़ने देना तो बहुत आसान है ना? असली पावर तो तब दिखती है जब सारथी उन बेकाबू घोड़ों को पूरी तरह रोक ले। अपनी इच्छाओं और लालसाओं को कंट्रोल करना कहीं ज्यादा बड़ी और श्रेष्ठ शक्ति की मांग करता है। इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। बिना किसी स्वार्थ या फायदे के काम करना किसी को कमजोर नहीं बनाता,
बल्कि इसके उलट, जब कोई बिना किसी लालच के खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाता है तो वो अपने अंदर एक ऐसी बेजोड़ ऊर्जा को जगा देता है जो दुनिया के किसी भी भारी एक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की तरफ, प्रकृति की 3 शक्तियां। प्राचीन दर्शन के इस दूसरे अध्याय के अनुसार ये पूरा यूनिवर्स और यहाँ तक कि हमारा खुद का मन भी 3 अलग-अलग शक्तियों या गुणों के प्रभाव में काम करता है। हमारे सारे कर्म इन्हीं 3 शक्तियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। आइए देखते हैं कि ये शक्तियां कैसे काम करती हैं। पहली है तमस, यानी अंधकार या सुस्ती, जहां इंसान को कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसके बाद आती है रजस, ये पूरी तरह से एक्टिविटी, महत्वाकांक्षा और बेचैनी से भरी अवस्था है। और अंत में सबसे ऊपर है सत्व, जो एकदम परफेक्ट बैलेंस, शांति और प्रकाश की अवस्था है। इंसान के दिमाग की पूरी जर्नी इसी सुस्ती से शुरू होकर रजस की बेचैनी से गुजरते हुए अंत में सत्व के पूर्ण संतुलन तक पहुंचने की है। तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशल बात यह है कि मुक्ति या ज्ञान पाने के लिए सब कुछ छोड़कर किसी गुफा में भाग जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली महानता तो इसमें है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन के संघर्षों और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी अपने दिमाग को सत्व की उस शांत और संतुलित अवस्था में कैसे बनाए रखते हैं। इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक विचार जो हमें खुद से पूछना चाहिए, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, हम आज जो कुछ भी हैं बस अपने पिछले कर्मों का ही नतीजा है। तो फिर जरा सोचिए, आज अभी इसी वक्त हम जो अपना अगला कदम उठाने वाले हैं वो हमारे किस तरह के भविष्य की नींव रख रहा है। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमारे हर एक छोटे बड़े एक्शन की असीम ताकत को हमारे सामने लाकर रख देता है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।